आज हम लोग आते हैं क्लास 10th में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत ज़्यादा आते हैं, साथ ही बिहार पैरामेडिकल में भी आते हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है। विद्युत है क्या? तो आवेश जानते होंगे कि जो भी कण है, मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों पे आवेश होता है। एक पे धनावेश, एक पे ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इसी आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो एकांत समय में किसी तार के, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से होकर जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे एकांक, विद्युत चालक तार के एकांक क्षेत्रफल से होकर प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। विद्युत धारा को I से व्यक्त किया जाता है और आवेश को Q से, समय को T से, और इस तरह I = Q/T हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये परिपथ है। परिपथ किसको कहते हैं? जिस रास्ता होकर, जिस पथ होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहा जाता है। आवेश का मतलब क्या होता है? मतलब कूलॉम। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? हम -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो एक जो कूलम आवेश है वह 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में समाये हुए आवेश के बराबर होता है। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होगा उस आवेश को आप कह सकते हैं कि एक कूलम्ब आवेश है। ठीक। आवेश जो विद्युत धारा है उसका मात्रक तो एम्पियर होता है। ये पता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर हो जाता है कूलॉम/सेकेंड। यानी कूलॉम क्या हुआ? आवेश, और समय क्या हुआ? सेकेंड। तो एक कूलॉम प्रति सेकेंड को ही हम एक एम्पियर कहते हैं। यानी किसी चालक तार से होकर प्रति सेकेंड यदि एक कूलॉम आवेश प्रवाहित हो तो यह कह सकते हैं कि वहां से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। अब वो जो आपका यूनिट बताए थे माइक्रो एम्पियर, तो क्या करेंगे हम? 10⁻⁻6 एम्पियर को माइक्रोएम्पियर कहेंगे। मिली एम्पियर तो 10⁻³ एम्पियर को मिली एम्पियर कहेंगे। इस तरह से उसके यूनिट में अगर कोई मान दिया हुआ है उस यूनिट से हम निकाल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करें। आपको दिया क्या हुआ है? I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और समय दिया हुआ 10 मिनट। हम हमेशा SI यूनिट में लेके चलते हैं। समय का SI यूनिट मिनट नहीं होता है, सेकेंड होता है। तो हम 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुना करके 600 सेकेंड हो जाएगा। धारा जो I है उसको 0.5 एम्पियर रखे। ठीक है। तो अब देखिए जब I = Q/T होता है तो Q = I × T हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो I का मान रखे 0.5 एम्पियर, T का मान रखे 600 सेकेंड, तो टोटल आ गया 300 कूलम। ये 300 कूलम आवेश का मान निकल गया। इस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको जब भी होंगे तो I, Q, T में कोई 2 दिया रहेगा, तीसरे का मान निकालना होगा।
ये इस क्वेश्चन में I था, T था, आपको Q निकालना था। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें Q T हो, I निकालना हो। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें Q और I दिया हुआ रहे, आपको T निकालना। आप निकाल लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। तो आवेशों का प्रवाह के लिए आपको पहले विद्युत विभव को समझना होगा। विद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। पहले विद्युत विभव पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको बनाना सीखिए। विद्युत विभव जो होता है, विभव क्या है कि एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कार्य बटा आवेश। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विभव का मान क्या होगा, कार्य बाई आवेश। कार्य का मात्रक हो गया जूल और आवेश का मात्रक हो गया कूलम। तो जूल विभव क्या हुआ, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम को ही विद्युत विभव कहते हैं। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, क्योंकि अलेशांद्रो वोल्टा के सम्मान में वो विभवांतर की खोज किए थे और दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। उनके सम्मान में हम विद्युत विभव का मान जो जूल प्रति कूलम्ब होना चाहिए उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। यानी 1 वोल्ट क्या हुआ, 1 जूल प्रति कूलम्ब। इसको आप स्टेटमेंट में समझिए। यदि किसी चालक तार से में 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित करने के लिए अगर 1 जूल कार्य संपन्न हुआ हो तो उसको कहेंगे कि 1 वोल्ट विभव आया है। ठीक है, या उनके विभवों के बीच 1 वोल्ट का अंतर है। क्लियर हो गया। अब विभवांतर आते हैं। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इस पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे तो बना लेंगे, न्यूमेरिकल 1-2 आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। और दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अंतर का जो ऐसा ही मात्रक देखिएगा तो जो विभव का होगा वही विभवांतर का होगा। 5 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 के साथ क्या आएगा, रुपया आएगा। 10 मिनट में से 5 मिनट घटाइएगा तो 5 मिनट आएगा। इसी तरह से वोल्ट में से वोल्ट घटाएंगे तो वोल्ट ही आएगा। इसलिए जो विभव का मात्रक होता है वही विभवांतर का मात्रक होता है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। विभवांतर भी दिया हुआ है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश का परिमाण है 2 कूलम्ब। भी दे दिया है, क्यू दे दिया है। और इस प्रकार आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य आपको W निकालना है। तो देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल टू V इंटू क्यू कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो यहाँ पे आपका मान दिया है, V का मान दिया हुआ है और Q का मान दिया हुआ है। तो V का मान डाल दिए 12 वोल्ट, ऑलरेडी ये ऐसा यूनिट में है। Q भी 2 कूलम्ब है, ऐसा यूनिट में है, कहीं कन्वर्जन नहीं करना है। 12 में 2 से मल्टीप्लाई किए 24 और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल। क्या हो गया, 24 जूल आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आपको है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो V दिया हुआ है आपको और C दिया हुआ है कि 1 कूलम्ब। तो आपको W नहीं निकल जाएगा, V इंटू क्यू। W इक्वल टू V इंटू क्यू। तो 6 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 जूल। क्लियर हो गया। अगर विभवांतर पे आपको क्वेश्चन आते हैं, विभव पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी क्या होगा, 2 दिया रहेगा, या तो विभवांतर दे देगा या विभव दे देगा और आवेश दे देगा। आपको
कार्य निकालना होगा, या कार्य आवेश दे देगा, विभवांतर निकालना होगा, या फिर विभवांतर और कार्य दे देगा, आपको आवेश निकालना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं विद्युत परिपथ। जैसा बताएं कि विद्युत परिपथ में क्या हुआ कि जिस परिपथ से होकर, जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। अब घर में जो वायरिंग करवाते हैं वो क्या है, विद्युत परिपथ है। वो उपकरण लगाता है, बल्ब लगाना हो, पंखा लगाना हो, स्विच देता है, उसका 2 तार ले जाता है वहाँ पे, तो ये सब क्या है, विद्युत परिपथ है। उसी होकर धारा प्रवाहित होती है, कहीं से भी धारा प्रवाहित नहीं हो जाएगी। एक खास रास्ता होकर ही धारा का प्रवाह होता है, उसी रास्ते को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत सेल और बैटरी दोनों में थोड़ा फर्क समझ लीजिए। सेल क्या कहते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, धन इलेक्ट्रोड, एक ऋण इलेक्ट्रोड। आप देखेंगे बैटरी आपके पास, जिसको आप बैटरी कह रहे हैं, उसी को मान के चलिए। सेल को बैटरी भी बहुत भाषा में कहा जाता है। तो बैटरी में देखिएगा कि एक ऊपर वाला हिस्सा नुकीला होता है जो धातु का उस पर रहता है, एक सबसे नीचे वाला प्लेन हिस्सा होता है। तो ऊपर वाला जो नुकीला हिस्सा है वही आपका क्या है, धन इलेक्ट्रोड है, और एक जो प्लेन हिस्सा है वो ऋण इलेक्ट्रोड है। तो बीच में जो बैटरी के बीच में जो केमिकल्स हैं, उस केमिकल के बीच केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन से दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ऐसी युक्ति जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होने के कारण धारा का प्रवाह करने की क्षमता हो, उसको कहते हैं सेल। और एक से अधिक सेल को यदि आप जोड़ देते हैं, सेलों का एक समूहन हो जाता है बैटरी। आप तो देखेंगे घर में, आप इन्वर्टर में बैटरी लगा होता है, तो बैटरी लगा होता है तो देखेंगे उसमें कि कई आपको सेल लगे हुए हैं, तो वह सेलों का एक खास समूहन है, या तो समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में एक समूह है, जिसको हम प्रतिरोध के बाद समझाएंगे कि समांतर समूह क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, समूहन। अब परिपथ में हम, अब ऐसा नहीं कि विद्युत सेल है तो सेल का हम पिक्चर बनाएंगे, बल्ब है तो बल्ब का पिक्चर बनाते हैं, हम एक खास सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबल को आपको ध्यान रखना है। विद्युत सेल का जो सिंबल होता है, एक लाइन लाएंगे और एक उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन आएंगे, जिसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। जो छोटा लाइन होगा उसके ऊपर वो माइनस, और जो बड़ा होगा उसके ऊपर प्लस डाल देते हैं। ये विद्युत सेल को दर्शाता है कि ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। विद्युत सेल क्लियर हो गया। अब बैटरी जो है, बताएं कि सेलों का समूहन है, तो इसी तरह से एक से अधिक जब कर देंगे, एक पॉजिटिव लाए, फिर एक पॉजिटिव लाए, एक नेगेटिव लाए, एक नेगेटिव लाए, तो यह जो सेलों का जो समूहन कर दिए, ये बैटरी को रिप्रेजेंट किया। ये सब सिंबल है, हम बैटरी का पिक्चर नहीं बनाते हैं विद्युत सर्किट को हम लिखने में, हम क्या करते हैं उसका प्रतीक लेते हैं, सिंबल लेते हैं। सिंबल आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ेगी। स्विच जो लगाते हैं, स्विच तो देखते हैं मार्केट में कई तरह के स्विच मिलते हैं, लेकिन स्विच का अपना सिंबल एक फिक्स होता है। स्विच में क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे और एक जो आपका सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है वो सिंबल लाएंगे, फिर इसका रिवर्ट कर देंगे, तो ये जो बनेगा दोनों के बीच में ओपन स्पेस होगा, तो ये कुंजी स्विच का द्योतक होता है। ये हो गया खुला कुंजी। खुला कुंजी का मतलब यह हुआ कि यह जो है ओपन है, अभी स्विच ओपन है, खुला हुआ है। यदि कुंजी को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे सेम फिगर में हम क्या करते हैं, सेम सिंबल में डॉट का साइन दे देते हैं, तो यह हो गया बंद कुंजी का द्योतक हो गया। यदि तार ज्वाइंट होता है ना कि जब सर्किट किया जाता है तो तार को, एक तार को दूसरे से ज्वाइंट किया जाता है, तो जब उसको ज्वाइंट करने का आपको रिप्रेजेंट करना हो विद्युत सर्किट में, तो एक क्या लाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे, एक वर्टिकल लाइन लाएंगे उसके ऊपर में, और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइंट करेगा, जहाँ मिलेगा, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉइंट से मार्क कर दिया जाता है। ये हो गया तार संधि का द्योतक हो गया।
यदि बिना संधि के तार का क्रॉसिंग हो, यानी तार आपस में जुटे नहीं, तार क्रॉस करता हो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, एक वर्टिकल लाइन लेंगे, और बीच में जो वर्टिकल लाइन है इसको हम सिर्फ क्या करेंगे कि कर्व कर देंगे। तो यह बिना संधि के, बिना जुड़े हुए तार के क्रॉसिंग का जो होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब को हम एक ऐसे डाल देते हैं, ये सिंबल हो गया विद्युत बल्ब का। आपको सबका सिंबल ध्यान में रखना है। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप घर्षण देखते थे कि गति का जो विरोध करता है उसको घर्षण कहते हैं, उसी तरह से विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कहलाता है प्रतिरोधक, है ना। तो प्रतिरोधक को अगर व्यक्त करना है इस तरह के लाइन से व्यक्त किया। क्लियर हो गया। अब धारा नियंत्रक हो या परिवर्ती प्रतिरोधक हो, तो प्रतिरोधक का साइन दे करके और हम एक एरो का साइन दे देते हैं बीच में क्रॉस करते हुए या ऊपर से लाते हुए, तो वो परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक कहलाता है। एमीटर का यदि जो हमको साइन देना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक कर्व बना देंगे, ए लिख देंगे, एक प्लस एक माइनस दे देंगे। एमीटर, वोल्ट मीटर में भी सेम चीज है, सिर्फ यहाँ ए डाले हैं, वहां पे क्या डाल देंगे, भी डाल। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कि ओम का नियम क्या है। ठीक है, देखिए ओम का नियम विभवांतर और चालक तार के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चालक तार, विभवांतर और चालक तार के बीच क्या हो रहा है, संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसका कहना था ओम का नियम कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है यदि ताप अचल है, यानी ताप में परिवर्तन न हो तो विभवांतर जो है वह प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का अर्थ समझ गए। यदि धारा का मान अधिक होगा, अधिक एम्पियर की धारा अगर हम प्रयोग करेंगे तो उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान अधिक होगा। यदि धारा का मान कम करेंगे तो विभवांतर का मान भी कम हो जाएगा, और इसे ही ओम का नियम कहा जाता है। ठीक है, यदि चालक तार के बीच आई धारा प्रवाहित हो और दोनों विभवों के बीच विभवांतर भी हो तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल को ही हिंदी में समानुपाती कहते हैं कि V I के समानुपाती होता है, या V बाई आई इजकल टू कॉन्स्टेंट होता है। एक स्थिरांक देते हैं, नियतांक देते हैं और उस कांस्टेंट को R से व्यक्त करते हैं, यही R प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो V इजकल टू आई आर, V इजकल टू आई इंटू आर, एक नया फॉर्मूला आया जो ओम के नियम से प्राप्त हुआ। ओम का नियम क्लियर हो गया। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उसके बीच के विभव के विभवांतर के समानुपाती होता है, या ये कहिए कि विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, और ओम के नियम से प्रतिरोध का मान पता चलता है। क्लियर हो गया। V इजकल टू आई है आपका, ये फार्मूला क्लियर है, इसको न्यूमेरिकल आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि ताप अच्छा है। ताप यदि बदल जाएगा तो धारा के हिसाब से विभवांतर में चेंजिंग का जो समानुपाती का नियम है पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण जो वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और चूंकि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वह किसके नियम से मिला, ओम के नियम से मिला, इसीलिए ओम के सम्मान में प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम रखा गया। ठीक, तो ओम जो हुआ प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, और इसको
इस तरह के साइन से व्यक्त करते हैं। ए जो होता है वह ए नहीं होगा कि घुमा हुआ ए है, हाँ, उसमें भी कटिंग नहीं किया हुआ है। यह अब यू जो है, यू को आप रिवर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा दोनों तरफ घुमा दीजिए तो ओम का साइन होता है, ये ध्यान में होगा। तो V इजकल टू आई आर है, तो R इजकल टू V बाई आई हो गया। V क्या हुआ, विभवांतर, और I क्या हो गया, धारा। तो 1 ओम यानी 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, अर्थात यदि किसी चालक तार से 1 एम्पियर के बीच धारा प्रवाहित होने से 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता हो, तो कहेंगे कि उस चालक तार के बीच 1 ओम का प्रतिरोध है। हो गया क्लियर? तो अब हम लोग यह देखें कि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए I इजकल टू V बाई आर हो गया, V इजकल टू आई आर, तो I इजकल टू V बाई आर, यानी R का मान ज्यादा होगा तो I का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। नीचे वाला हर अंश और हर में समझें कि यदि हर को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अंश समान रहे, और हर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उस इक्वेशन का मान या उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हर घटाने से मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो धारा का मान घट जाएगा, प्रतिरोध को घटा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा, अर्थात किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग कब, जब विभवांतर में कोई परिवर्तन न हो। अब जो है स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी ऐसा प्रतिरोध को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं जिसका क्या काम हुआ कि उसके विभवांतर में, उसकी वोल्टता में कोई परिवर्तन न हो और धारा को हम घटाएं या बढ़ाएं। 220 वोल्ट अगर है विभवांतर तो उसमें 220 ही रहे, बस प्रतिरोध के हिसाब से हम धारा को बढ़ा दें या घटा दें। प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा बढ़ जाएगा, घट जाएगा, प्रतिरोध घटा देंगे तो धारा का मान बढ़ जाएगा। इसी को परिवर्ती प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रायः एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, है ना, करंट रेगुलेटर कहते हैं। समझ में आ गया? धारा नियंत्रक का क्या काम है कि परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, और इस परिवर्तन से क्या हो जाएगा, धारा में अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए कि एक नाइट्रोम तार है, एक टॉर्च बल्ब है और 10 वाट का बल्ब है, तो 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है ना। और यदि हम बल्ब अगर ज्यादा प्रतिरोध के ले लेंगे तो धारा का मान क्या होगा, कम। समझ में आ गया? अब हम लोग किसी, वह कौन सा कारक है जिन पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार का प्रतिरोध करेगा, यदि लंबा तार है, आप समझिए कि कब व्यवधान उत्पन्न होगा, ज्यादा दूर जाने में कि कम दूर जाने में। कम दूर जाने में कम व्यवधान उत्पन्न होगा और ज्यादा दूर, अधिक दूर जाने पर अधिक व्यवधान उत्पन्न होगा। यानी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि लंबाई कम है तो क्या होगा, प्रतिरोध, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा, लंबाई अधिक है तो प्रतिरोध अधिक। ठीक है, यानी प्रतिरोध लंबाई पर समानुपाती होता है,
अब देखिए मोटाई पर, यदि चालकता अधिक मोटा है, अब आप सिंपल समझिए कि पतला एक गली है, उससे जाना टफ होता है, रुकावट ज़्यादा आएगी कि चौड़ी गली से रुकावट ज़्यादा आएगी। आप कहेंगे कि पतले गली से रुकावट ज़्यादा आएगी, तो रुकावट को ही तो प्रतिरोध कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि चालकता की लंबाई मोटाई यदि कम होगी तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा, और यदि अधिक होगी तो कम होगा। तो इसका अर्थ है कि उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अब बताइए, लंबाई के तो समानुपाती हो गया, लंबाई यदि बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ा, लेकिन क्षेत्रफल यदि बढ़ा तो प्रतिरोध घटा। अर्थात चालक तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब उसके हिसाब से नहीं बदले तो उसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है और चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रतिरोध को रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का इंग्लिश रेजिस्टेंस होता है, उसको आर से व्यक्त करते हैं। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एल फॉर लंबाई, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, तो दोनों मिला दीजिए तो आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है कि उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का क्या मतलब, जो बहुत सुचालक होगा उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। जो कम सुचालक होगा उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा। अब R इज प्रोपोर्शनल टू L/A आया। अब प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए कोई ना कोई नियतांक देते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, तो कांस्टेंट में यहाँ रो दे देते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां रो एक क्या है, स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं इस रो को। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए जो हम नियतांक दिए हैं, जो हम कांस्टेंट दिए हैं, उसी कांस्टेंट रो को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता। अब वैद्युत प्रतिरोधकता का मान आप निकाल सकते हैं, R इंटू A/L। R इजकल टू रो L/A हो गया, रो इजकल टू R इंटू A/L। ठीक, यह प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक है। अब देखिए यहाँ रो इजकल टू RA/L, तो R का मात्रक क्या हुआ, ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मीटर में से 1 मीटर कट गया तो रो क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम इंटू मीटर। ये क्वेश्चन नीट में भी पूछे हुए हैं कई बार, पैरामेडिकल्स में तो कई बार ये आए हुए हैं प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है, 10th के एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए इस पे गौर। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, इसमें रुकावट कम आता है, और जिसका जो है 10.8 ओम मीटर से 10.6 ओम मीटर के बीच होता है, क्योंकि यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। लेकिन जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, जो कुचालक है, उनमें क्या होगा, इसका मान अधिक होगा विद्युत प्रतिरोधकता का, और इसमें 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर तक का होता है। ठीक है, लेकिन यह सभी तभी ताप में परिवर्तन न हो तभी इसमें वैल्यू इसका कांस्टेंट रहता है। यदि ताप में परिवर्तन होगा तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के परिवर्तन के साथ प्रभावी हो जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब ये हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि एक टंगस्टन जानते होंगे, तो विद्युत बल्ब के निर्माण में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है,
क्योंकि ये प्रतिरोध के हिसाब से टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये प्रतिरोध इसका जो होता है 5.20 ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता, और इसी वजह से टंगस्टन के तार का प्रयोग किया जा रहा था ताकि वो जल उठे। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट सोर्स से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ आर दे दिया है, भी दिया है, आई निकालना है। ठीक है, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, तो भी कितना है 220 बाई 1200 कर दिए, तो 220 बाई 1200 कर दिए तो 0.18 एम्पियर आ गया। सिंपल है। अगला इसी में बी क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, यहाँ आर दे दिया है, अब विद्युत हीटर 220 वोल्ट सोर्स से कितनी धारा प्रवाहित करेगी, तो यहाँ भी दे दिया, आर दे दिया, आपको आई निकालना है। सिंपल है, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो 220 बाई 100 की 2.2 एम्पियर हो गया। अगला न्यूमेरिकल है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तो उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ठीक है, देखिए क्या है 60 वोल्ट और आई दिया है 4 एम्पियर, तो आई निकाल लिए 60 वही 15 ओम आपका हो गया। अब विभवांतर को 120 वोल्ट किया गया है, हाँ, तब आपको निकालना है, पहले तो यहाँ इसके लिए तो 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, तो आर का मान निकालना, तो पहले तो इसको आर निकालना ना होगा आपको, तो इस फार्मूला से पहले आर निकाल लिए। अब आर निकाल लिए तब आपको भी पता है और आर पता है, तो आई का मान होता है वी बाई आर, तो 120 बाई 15 कर देंगे तो 8 एम्पियर आ गया। हो गया क्लियर। आप पर देख लीजिए न्यूमेरिकल्स, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, देखिए हमेशा यूनिट एसआई में रखेंगे, एसआई में नहीं है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि वही डाल देंगे, बहुत गलत हो जाएगा। एसआई में मीटर में लंबा तार है, कोई कंफ्यूजन नहीं, मीटर में हमको रखना ही है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है, ओम भी एसआई में है, आर भी 26 ओम, एल मीटर। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है, व्यास हो गया 0.3 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और तो ताप पर धारा धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए आप विद्युत लंबा तार है, तो तार क्या होता है, तार क्या होता है, बेलनाकार मानिएगा उसको, बेलनाकार होगा, तो बेलन का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो आपको ए निकालना था, हम क्या किए कि एकांक आयतन क्षेत्रफल ले लिए, पहले हमको तो पूरा उसके क्षेत्रफल से मतलब एकांक क्षेत्रफल लेंगे, तो एकांक क्षेत्रफल एक बेलन का एकांक क्षेत्रफल एक वृत्त के आकार का होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जब लेंगे आप, तो आर है यहाँ डी है 0.3 मिलीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे और फिर उसको 2 से भाग दे देंगे, तो उतना आ जाएगा आपको मीटर, और मीटर से भाग दे देंगे तो हमको सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखना है कि एरिया कितना होगा, तो पाई के लिए तो पाई गुनी जितना आर आया है आपको व्यास से आर आया है उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो ए पता हो गया, एल पता दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, प्रतिरोधकता निकालना, बस फॉर्मूला लीजिए। प्रतिरोधकता का क्या फॉर्मूला देखे थे, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला देखे थे कि रो इजकल टू आर ए बाई एल, आर पता है ओम में,
ए आप एरिया निकाले हैं, एल दिया हुआ है, बस मान पुट करके उसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाए। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखिए, दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी प्रकार इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2 ओम है। ठीक है, एल लंबाई है और प्रतिरोध दिया हुआ है, मोटाई है तथा ए मोटाई है। तो ए मोटाई है, एल लंबाई है, प्रतिरोध है 4 ओम। और अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसकी लंबाई L/2 है, मोटाई 2 है, यानी लंबाई क्या हो जाए, आधा हो जाए और ये दूना हो जाए। इसमें हमको न्यूमेरिकल बनाने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि क्या हो जाता है, रो एल बाई ए के बराबर हो जाता है। तो L/A एल हो गया L/2 तो क्या हो गया, नीचे में 4 आ गया और ऊपर में तो जो वैल्यू था ही, तो 4 आ गया, तो नीचे जो वैल्यू था ही था, तो नीचे 4 आ गया। 4 में 4 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 1 ओम। क्लियर हो गया। अब प्लेटों ये जो प्रतिरोध है उसका श्रेणीक्रम समूहन, समांतर समूहन और मिश्रित समूहन होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखें।